स्वागत आपका। चलिए आर्टिकल के सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो समझेंगे आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको पता है आर्टिकल 20 तक मैंने बात की हुई है। आर्टिकल 20 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पूरा देखिएगा, तब जाके आपको बाकी की चीजें समझ और भी अच्छे से आएगी। मैं आपको बता दूं अभी फंडामेंटल सीरीज चल रहा है। मैंने आपको कई बार बोला है, मैंने कई बार कहा भी है, आपको अब ये चीजें याद भी हो गई होगी। फंडामेंटल राइट जो कि हमारा यहाँ पे पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फंडामेंटल राइट जो कि 12 से लेकर 35 तक जाता है, और अगर आप देखें तो इसमें जो है ये पार्ट थर्ड का हिस्सा है, संविधान के पार्ट थर्ड का हिस्सा है। और इस तरीके से पूरे संविधान में 22 हिस्से पाए जाते हैं, और अभी हम लोग तीसरे हिस्से को कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम देखें तो अगर मैं आपको कहूं ना, ये अभी जो हम लोग आर्टिकल कर रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पूरे संविधान में आपने केवल 3 अनुच्छेद को पढ़ लिया, केवल 3 आर्टिकल को पढ़ लिया, तब बाकी अनुच्छेद अगर आपने न भी पढ़ा हो ना, तब भी आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी कि किस तरह की बातचीत है, हमारे नागरिक को किस तरह का अधिकार मिलता है। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगी इस आर्टिकल को लेकर। आपको पता होगा ये आर्टिकल, यही सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा जो विस्तार दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सबसे ज्यादा विस्तार दिया गया है जिस आर्टिकल को, उस आर्टिकल का नाम है 21। सबसे ज्यादा अधिकार इसी में छुपे हुए हैं आपके, सबसे ज्यादा राइट। कैसे है अभी बारी बारी से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये मामला जो है ना 1978 के बाद से, मैं अगर बताऊं तो 1978 के बाद से ये पूरा का पूरा जो है विस्तार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किया है, आपको जान के आश्चर्य होगा, शायद इससे पहले आप जानते भी ना हो, लेकिन आज आपको ये सारी बातें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगी कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे जीवन के लिए ये आर्टिकल। ठीक है, और वही अधिकार भी है, जीवन का अधिकार। इस आर्टिकल का नाम ही है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब जीवन का, प्राण का, और साथ ही साथ जो है ना, जो हमारी जो दैहिक स्वतंत्रता है, इन सबों की जो है हमें यहाँ पे अधिकार मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये इसमें इस आर्टिकल में किस तरह की बातचीत है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये जो है हमें ये राइट देता है। आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो संरक्षण शब्द लिखा हुआ है ना, प्रोटेक्शन, किससे, ये किससे प्रोटेक्शन करेगा, ये यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ पे आपको हम सुरक्षा देंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका कोई छीन नहीं सकता है, आपको कोई आपके जीवन को लेकर जो है आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो किससे परेशान नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे शुरुआती जब ये हमारा आर्टिकल बना उस समय कहा गया कि यहाँ पे आगे चेंज होगा, व्याख्याएं बदलेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो शुरुआत में बना था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्रता की बात करता है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो मैंने बताया था ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, कार्यपालिका के भीतर कौन कौन आता है, जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं और साथ में जितने सारे प्रशासन के लोग होते हैं, ये तमाम तरह के लोग जो पुलिसकर्मी वगैरह सारे सारे होते हैं ना, ये सब इसी के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के भीतर, कार्यपालिका के भीतर। तो वो आपको किसी, मान लेते हैं कोई गलत तरीके से किसी गिरफ्तारी कर लेता है और सारी चीजें कर लेता है, तो ये जो है इसके खिलाफ संरक्षण की बात करता है। ये इसी से संरक्षण की बात करता है कि कोई भी आपको यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का लोग होगा, जो कार्यपालिका का लोग होगा, वो आपको क्या नहीं कर सकता है, यहाँ पे आपके जीवन से वंचित आपको नहीं कर सकता है। आपके दैहिक स्वतंत्रता, मान लेते आपको यहाँ से कहीं घूमने जाना है, अभी मान लेते हैं यहाँ से अभी कहीं आप चले गए घूमने, तो उसके लिए रोकेगा नहीं, ये सारे अधिकार इसी में है। और यहाँ पे कौन नहीं रोकेगा, तो एग्जीक्यूटिव का लोग, यहाँ पे कार्यपालिका का लोग नहीं रोकेगा। इसी को लेकर यह बातें यहाँ पे की जाती है। आगे व्याख्याएं कैसे बदलेगी अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो कहता है आर्टिकल, अगर पूरी की पूरी व्याख्या अगर देखें तो जो लिखा हुआ शब्द, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे अगर इसको लाइन करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरा एक वीडियो है, अगर आप इस चैनल पे अगर आप फॉलो करते हैं इस चैनल को, तो उसमें एक वीडियो है व्यक्ति और नागरिक में अंतर मैंने समझाया था।
व्यक्ति क्या होता है और नागरिक क्या होता है, उसको बहुत डिटेल में मैंने अंतर समझाने का प्रयास किया था। अभी यहां पे लिखा हुआ व्यक्ति शब्द, इसका क्या मतलब है? व्यक्ति का मतलब होगा, चाहे हो सकता है देश का नागरिक हो सकता है वो विदेश से भी हो। व्यक्ति में दोनों लगा जाते हैं, नागरिक भी और गैर नागरिक भी, और ये दोनों को अधिकार मिला हुआ है। कई सारे आर्टिकल जैसा कि मैंने बताया है कि केवल और केवल हमारे जो है नागरिकों को मिला हुआ है, लेकिन यह आर्टिकल नागरिक के साथ साथ किसको मिला हुआ है? तो साथ साथ में यहाँ पे विदेशियों को या कह लीजिए गैर नागरिकों को भी यहाँ मिला हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहता है उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित का मतलब होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, है ना, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे अभी समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले क्या था, अगर किसी का हमें प्राण लेना हो, किसी का जान छीनना हो, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ बनाने के बाद ही, अगर कोई लॉ बना हुआ है, यदि कोई कानून एग्जिस्ट करता है, उसके आधार पे ही क्या हो सकता है, किसी का प्राण लिया जाएगा। आगे इसकी भी व्याख्या बदलेगी, आगे जो है इसकी भी व्याख्या बदलने वाली, आगे समझेंगे। शुरुआत में यहाँ पे क्या आता है, यदि किसी भी तरीके से किसी का प्राण लेना हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कानून दिखाना पड़ेगा, भैया कानून है या नहीं है। या ऐसे ही तो किसी का प्राण नहीं ले रहे हैं, जैसे मान लेते किसी को फांसी का सजा देना होता है, या किसी को जो है ना मान लेते उम्र कैद की सजा देनी होती है, किसी को 10 साल 8 साल यह सजा देनी होती है इस तरह की। वैसे स्थिति में कानून को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है कि उसका जो है जुर्म क्या है, जुर्म साबित हो गया, सारी चीजें जो है ना कोर्ट ने देखा और इस मतलब ठीक से तहकीकात करने के बाद उसको क्या होती है, सजा दी जाती है। उसी को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे सजा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। इतना जो है, इसलिए किसी भी जब मामले में जब क्या होती है ना, जब किसी को सजा सुनाना होता है तो आमतौर पे क्या होता है, बहुत लेट होने के पीछे के कई बार कारण यह भी होता है कि कोई ठीक से इसको जांच करना, कोई गलत तरीके से कोई आदमी फंसाया तो नहीं जा रहा है, ये सारी बातें उसमें क्या होती है, स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इसीलिए क्या होता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यदि किसी का प्राण छीनना हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके प्राण को छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या ऐड होगा इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आगे यही हो जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है, ये अभी हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि मतलब कानून हो सकता है, कई बार संसद हो सकता है कानून गलत तरीके से भी बना सकता है, गलत इंटेंशन से भी बना सकता है, तो कानून कुछ भी बन जाएगा तो क्या उसको मान लिया जाएगा? नहीं। इसीलिए तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब कानून सही है या नहीं, यह भी जांच करेगा न्यायालय और देखेगा कहीं गलत तो नहीं है, और गलत हुआ तो उस कानून को ही खारिज कर देगा। तो समझ पा रहे? इसीलिए आगे ये बातें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको ये चीजें और भी स्पष्ट रूप से समझ आएगी। हालांकि शुरुआत में क्या कहता है कि आज भी होता तो यही है, किसी को सजा देना हो तो कानून के तहत ही करते हैं, प्रक्रिया के अनुसार ही करते हैं, लेकिन वो चेक किया जाता है कि कितना तार्किक है, सही है या नहीं, या जांच करने का अधिकार जो है पहले नहीं होता था। यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में बाद में यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1978 के मतलब मामले में, मेनका गांधी का मामला हुआ, तो अभी आगे समझेंगे उसको कि क्या कहानी है। तो समझ पा रहे, यदि किसी का जान छीनना हो, किसी का प्राण लेना हो, वैसी स्थिति में विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950। इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इस व्यक्ति को संदेह के आधार पे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये पहुंचता है कहाँ पे, और ऐसी स्थिति में मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये गुहार लगाता है कि भैया इसने क्या किया, हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये हमें आजादी देता है, लेकिन क्या किया है इसके मतलब जबकि इसके विपरीत हुआ हमारे साथ, हमें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो था ना, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, इसमें क्या होता था, तो इसमें बेसिकली जो है आज भी जो है अलग अलग रूप में, आफ्स्पा जैसे कानून जो आप देखते हैं आज भी एग्जिस्ट करता है, बस रूप थोड़ा थोड़ा बदलता चला गया है। आज भी क्या हुआ है, रूप बदलता चला गया, कानून तो आज भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि आप तो खबरें आ रही है कि ऐसे कानून का कई बार जो है ना सरकारें मिसयूज भी करने का प्रयास करती है। क्यों? इसके पीछे का कारण माना जाता है कि कई बार जो है ना पॉलिटिकल एजेंडे भी इसमें शामिल होते हैं, आए दिन ये खबरें तो बनी रहती है। मैं आपको बताऊं बेसिकली क्या है कि यहाँ पे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो था, इसमें होता क्या था, इसमें जो है अगर आप देखें तो जो व्यक्ति मान लेते हैं कोई एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या होता है, कोई गलत एक्टिविटी करने वाला हो, मान लेते हैं ये भारत है और भारत में मान लेते कोई व्यक्ति गलत एक्टिविटीज को अंजाम देने वाला हो,
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सरकार को पता चल जाता है कि वो एक्टिविटी को अंजाम देने वाला है, कुछ तरीके की हरकतें करने वाला है जिससे देश को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में संदेह के आधार पर क्या होता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें पूरी की पूरी यहाँ पे इनके पास आई थी। तो इनको संदेह के आधार पे जब गिरफ्तार किया गया तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय बहुत ज्यादा जो है ना नैरो जो है ना विचार को लेके चल रहा था, बहुत ही सीमित विचार को लेके चल रहा था, क्योंकि अभी भी देश हमारा आजाद हुआ है, अभी हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो उस समय इतना ज्यादा जो ब्रॉडर जो है ना थिंकिंग हमारे, और कारण था, कई सारे कारण थे जिसके वजह सुप्रीम कोर्ट जो उस समय सीमित हुआ करता था। ठीक है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको जो है ना इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे एक्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे तो साफ कहता है, यहाँ पे तो साफ कहता है विधि द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया, विधि अगर बना हुआ हो तो उसके आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे विधि है ना आपके पास, विधि तो विधि के अनुसार ही किया गया ना। तो यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे तर्क में निकला हाँ विधि के अनुसार ही किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहां पे इनको जो है इस तरीके से जो है ना इसके अनुसार जो है जो जजमेंट आता है वो ये आता है कि आपको जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि कानून को देखते हुए जो है यहाँ पे सारी चीजें की गई है। ऐसा तो नहीं बिना कानून के तो नहीं किया गया है, लेकिन इसी माइंडसेट को आगे 1978 में जैसा कि मैंने बताया कि इंदिरा गांधी जो मेनका गांधी है को लेकर यहाँ पे मामला आया, और इसी में ये सारे पैटर्न बदले कि नहीं यहाँ पे अधिकार जो मिला है ना, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जो होता है यहाँ पे केवल जो है जीवन का अधिकार, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल सीमित नहीं है, इसमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो मान लेते किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पे अपने गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप किसी को इस तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं तो आगे आने वाली स्थितियों में क्या हो सकता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इसके एक्ट के थ्रू जो है ना गिरफ्त में आ सकते हैं। तो कहा गया आगे, यहाँ पे कहा गया आगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे आगे। यहाँ पे कहा गया कि जब किसी को इस तरीके से जो है ना मान लेते हैं मतलब उस एक्ट के अंदर किसी को कवर करना हो, या एक्ट तार्किक है नहीं है या नहीं, यह भी क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कितना तार्किक तरीके से उसके साथ जो है जो किया जा रहा है, जो हरकतें हो रहा है सामने वाले व्यक्ति के साथ, वो कितना तार्किक रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी बातें चेक की जाएगी, जो कि आगे यहाँ पे आगे हम लोग अभी समझेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है इतना ज्यादा जो है ना विस्तार नहीं था, उसका एरिया इतना विस्तारित नहीं था। अब जो है क्या किया है, इसके बाद जो है 1978 के बाद विस्तार किया गया। तो इस मामले में ए.के. गोपालन को जो है यहाँ पे न्याय नहीं मिल पाया था वैसी स्थिति में, और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजमेंट दिया कि भैया कानून के आधार पे ही आपको गिरफ्तार किया गया है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पे जैसे बताया ना, ये मेनका गांधी के केस में मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ मेनका गांधी के केस क्या है, तब जाके और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इस मामले में हुआ क्या, यहाँ पे जो है पासपोर्ट एक्ट हुआ करता था हमारे यहाँ पे। पासपोर्ट एक्ट जो था 1967, पासपोर्ट एक्ट जो आप देख रहे हैं, जो पासपोर्ट जब जाते हैं ना कहीं बाहर जाते हैं ना, तो वो एक्ट के थ्रू जो बनता है वो 1967 का जो एक्ट चल रहा था पासपोर्ट एक्ट, इसके थ्रू क्या हुआ था आपको पता होगा। उस समय जो है ये हुआ करती थी मेनका गांधी जो है ना पत्रकार भी हुआ करती थी, आपको पता होगा। और ऐसी स्थिति में जो है इसको बिना जो है गलत तरीके से क्या हुआ, इसके जो है इसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया, बिना ये बताए, बिना कारण स्पष्ट किए। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, ये जो मेनका गांधी है वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती हैं कि भैया ये हमारे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो दिया हुआ है, इसमें ये क्या करते हैं, ये हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जजमेंट माना जाता है, मेनका गांधी आप वर्सेस बोले यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस मामले में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि कानून बना हुआ है तो किसी भी तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसको परेशान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहां पे क्या होता है, वो तार्किक कितना है, तार्किकता को भी चेक किया जाएगा, वो तर्कपूर्ण है या नहीं, जो उसके साथ हरकतें हो रहा है, इसके पासपोर्ट को जो यहाँ पे छीना गया, ये कितना तार्किक था। कानून तो ठीक है, कानून के आधार पे ही किया जा रहा है,
लेकिन वो कितना तर्कपूर्ण है या नहीं है यह भी चेक करना अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब केवल जो दैहिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, यहाँ पे गरिमामय तरीके से जीने का अधिकार भी है। और ये ध्यान रहे, आर्टिकल जो है जैसा इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जिस तरीके से आप ये मानते हैं ना, आर्टिकल 19 पढ़े हैं ना हम लोग, जैसा कि आर्टिकल 19 आपको बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में कोई जो है ना, कोई रॉड की दीवार नहीं है। यहाँ पे ये दोनों स्पष्ट रूप से एक ही बातें कहने का प्रयास करता है। जैसे आर्टिकल 19 में जो भी आप एक्टिविटीज करोगे, मान लेते वहां संघ बनाओगे तो बदले में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ कि संघ बनाओगे लेकिन भारत को तोड़ने और ऐसी कोई व्यवस्थाएं आपको नहीं करनी है। तो उसी प्रकार से तर्कपूर्ण था, वहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था। उसी प्रकार से यहाँ पे साफ तौर से बताया गया कि यदि कोई भी कानून के तहत किसी को परेशान किया जा रहा है तो वो देखा जाएगा वो कितना तार्किक है, सही है या नहीं है, यह भी अब चेक किया जाएगा। जो कानून विधायिका बनाया है वो कानून भी ठीक है या नहीं है, यह भी चेक किया जाएगा। और इसी में जो है स्थापना होता है जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है, इससे पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था। इसमें क्या था कि जो विधि बना हुआ उसके आधार पे आपको यहाँ पे सजा दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या हो गया कि अब आपको सजा जो दिया जा रहा है उसके पीछे ग्राउंड चेक किया जाएगा कि इसके पीछे का जो ग्राउंड है वो कितना सही है। अगर वो ग्राउंड सही नहीं है तो उस कानून को भी चेक किया जाएगा। अगर कानून सही नहीं है तो उस कानून को भी खारिज किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कानून के तहत किसी को, अगर मान लेते हैं कानून सही भी है और उसके तहत किसी को जो है मान लेते हैं उसके कार्रवाई हो रही है तो उसको भी देखा जाएगा कि ये कितना तर्कपूर्ण तरीके से जो है उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है या नहीं। इसीलिए मेनका गांधी का केस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1978 का मामला आता है और यहीं से आर्टिकल 21 का विस्तार होना चालू हो जाता है। हमने आपको बताया कि AK गोपालन केस में क्या हुआ था, बता दिया गया। तो जो एक्ट था उसके थ्रू ही आपको क्या कर रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो कानून था उसके तहत ही आपको जो है यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनको ऐसी बातें बता दी। लेकिन 1978 में दायरा बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा नहीं, राइट टू लिबर्टी जो आपको मिला हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका मतलब जो है केवल दैहिक या प्राण सुरक्षा की बात नहीं है। यहाँ पे साथ साथ पूरा जो है ना और ही बहुत जो है ना अलग अलग रूपों में भी देखा जा सकता है। ऐसी बातें इन्होंने यहाँ पे समझाई है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब इन्होंने क्या कहा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और इसका मतलब होता है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जब था तो मूल संविधान जो है ना ब्रिटिश संसद में ये था। ब्रिटिश में क्यों था? क्योंकि वहां पर पता है संसद का ही सबसे बड़ा पावर है, संसद को ही सर्वोच्च माना जाता है। न्यायालय से भी बड़ा वहां पे कौन है? तो वहां पे यहाँ पे पार्लियामेंट है। ऐसी स्थिति में वहां पे ये व्यवस्था आमतौर पे चलता है और वहीं से हमने यहाँ पे लिया भी है। लेकिन जापान के जो है संविधान में मुख्य रूप से वर्णित है, आर्टिकल उसका जो है 31 है, वहां पे मुख्य रूप से वर्णित है। तो जैसा कि हमने लिया हुआ आपको पता है, सिर्फ जो है ये क्या करता है, कार्यपालिका पे ही अंकुश करता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये संरक्षण करता है लेकिन सिर्फ कार्यपालिका से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे देखें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखें तो यहाँ पे न केवल कार्यपालिका पे करता है, साथ साथ में विधायिका पे भी करता है। कार्यपालिका तो करता ही करता है और साथ साथ में विधायिका पे भी करता है। यानी कि कोई कानून भी अगर खराब बन रहा है तो उसको भी क्या करेगा, यहाँ पे खारिज करने का प्रयास करेगा। कौन? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है? तो आपको पता है आर्टिकल 132 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिला हुआ है कि संविधान में कोई भी गड़बड़ियां हो रही हो या देश में कोई भी, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं को है। संविधान में व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं को है कि ठीक तरीके से डिफाइन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, वो हर जगह पे यहाँ पे ये बातें अपनी रखते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कह दी कि भैया अब कार्यपालिका तो गलत करेगा तो वो तो एक्शन होगा ही, साथ साथ में विधायिका भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। और इस तरीके से यहाँ पे बातें यहाँ पे लगाता है। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे पहले एक के ऊपर अंकुश था लेकिन बाद में दोनों के ऊपर अंकुश लगाया गया, ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। आर्टिकल 21 में ये बातें लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है। इसका विचार मैंने बताया संकीर्ण था, छोटा नैरो सोच था, लेकिन यहाँ पे इसका क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया है। यहाँ पे शक्ति जो है ना न्यायपालिका को ज्यादा हो गया है और यहाँ पे न्यायपालिका को शक्ति पहले उस समय कम हुआ करता था, जो कि आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। और ये जो है कहां से लिया गया है, तो संविधान यानी कि अमेरिका से लिया गया। ये व्यवस्था कहां से लिया गया? हमने जो व्यवस्था लिया है तो अमेरिका के संविधान से ये व्यवस्था हमने लिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आ रही होगी ये किस तरह की बातें यहाँ पे समझाने का प्रयास करता है। और अगर देखें इसका विस्तार कैसे हुआ, तो जीवन के अधिकार में सिर्फ किसी तरीके से जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमामय तरीके से जीने का अधिकार है, गरिमामय तरीके से जीने का अधिकार है। तो इसके बाद देखें तो एकांतता का अधिकार है। एकांत का मतलब हम चाहते, अगर हम हमारे पास ये अधिकार है कि एकांत होकर जीवन जी सकते हैं, हमारे जो है ना कोई डेटा और सारी चीजें कोई पब्लिश नहीं करेगा, और इस तरीके से हम चाहते हैं एकांत होकर जिए और किसी में लाइट में ना आए, और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, यहाँ पे यह भी अधिकार दिया गया है। आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार मतलब ये होता है कि जब हम कहीं पे काम करते हैं तो हमारे लिए न्यूनतम मजदूरी हो जिससे हमारे जीवन ठीक से चल सके, यह भी इसके अंतर्गत जो है ना लाया गया था। साथ साथ में हथकड़ी, जो किसी भी मान लेते हैं जो भी मुलजिम हो, जो अभी साबित नहीं हुआ हो, या मान लेते हैं जिसको गिरफ्तार करना हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसको हथकड़ी लगाने का के खिलाफ अधिकार यहाँ पे है। कि अगर आपको पता है कि जिसको हथकड़ी लगाने जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भागेगा नहीं, वो जो इंसान जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो भागेगा नहीं, ये स्पष्ट संदेह अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर आपको पता है कि वो भागेगा नहीं, ये श्योरिटी है आपके पास, तो वैसी स्थिति में हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा ये कंफर्म है आप कि वो भाग सकता है, तो ऐसी स्थिति में हथकड़ी या बेड़ी जैसी चीजें जो आमतौर पर चलती थी वो लगाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपको पता है कि वो भागेगा नहीं और आप निश्चिंत हैं इस बात को लेकर, आप जानते हैं इस बात को लेकर, तो हथकड़ी लगाने का जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है, पुराने जमाने की सभ्यता को दर्शाता है, जो कि गलत है। आरोपी को मुक्त विधिक सुविधा है, मान लेते हैं आरोपी जो है उसको जो है ना, मान लेते हैं क्या होगा, जो है ना फ्री में जो है ना वकील करने का, ये सारी चीजों का अधिकार यहाँ पे क्या होता है, मिला हुआ है, जो कि इसी के अंतर्गत कंसीडर यहाँ पे किया जाता है। मृत्युदंड प्राप्त कैदी को मृत्युदंड में विलंब होना, यह भी जो इसको लेकर अधिकार है। मान लेते हैं किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, मृत्युदंड किसी को मिला, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जो है अगर विलंब हो गया, उसका जो ना जिस डेट को उसको देना था फांसी, उस डेट पे अगर नहीं हुआ, वैसी स्थिति में क्या होगा, वहां पे सजा को क्या कर दिया जाएगा, आगे के लिए हमेशा उसको उम्र कैद में ही कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण माना जाता है, यदि हम उसको जो है ना सजा नहीं देते हैं और जितना विलंब करते जाते हैं, तो वो हर दिन क्या करेगा, मानसिक प्रताड़ना से जिएगा। हर दिन उसको दिमाग में प्रेशर रहेगा, आज नहीं तो कल फांसी हो जाएगा करके, और इस तरीके से वो हर दिन जो है ना जीवन से लड़ाई लड़ेगा, जो कि आर्टिकल 21 के उल्लंघन का यहाँ पे बातें कही जाती है। आर्टिकल 21 का यह उल्लंघन माना जाता है, तो यह भी बातें कही जाती है। कस्टडी में दमन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कस्टडी में जब किसी को लिया जाता है तो वहां पे उसके साथ दमन नहीं कर सकते हैं आप, जो है ना 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह जो आमतौर पे करते हैं, इसको लेकर जो है यहाँ पे कही जाती है कि ये गलत है। और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार, इसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21A पढ़ेंगे, इसके बाद आर्टिकल 21A पढ़ेंगे, इसमें शिक्षा का अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे 86th अमेंडमेंट हुआ था, और इसके तहत जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2002 में जो है यहाँ पे इसको संशोधित किया गया था, जो हमारा यहाँ पे 86वां अमेंडमेंट था। तो इसको लेकर हम लोग आगे समझने वाले हैं, इसको लेकर एक्ट बना है 2009 में, और उसको एक्ट के साथ उसको समझने वाले हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है। तो यहाँ पे इसके तहत यह भी आता है, और साथ ही साथ कार्यस्थल पे महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पे क्या है, अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो कार्यस्थल जो होता है, जहां पे महिलाएं काम करने के लिए जाती है, ऐसी जगह पे क्या होता है, उसके साथ कोई गलत हरकतें किया जाता है, तो यह भी जो है ये अधिकार जो है यहाँ पे महिलाओं को है कि वे शिकायत कर सकती है और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यह सारी बातें यहाँ पे इसके तहत कही जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। भोजन, शुद्ध पानी का अधिकार हमें है, सब ये आर्टिकल 21 के दायरे में, आप समझिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इसका विस्तार दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना कि पूरे फंडामेंटल राइट को भले ही कोई आप छोड़ दें, लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल मतलब जो है 19 और 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारा इसी में समझ आता है। आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट है। सोने का अधिकार, मान लेते हैं आप सो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कोई किसी को डिस्टर्ब करता है, तो इसके अंतर्गत भी यह जो है यह अधिकार मिला हुआ कि ये गलत है। विदेश जाने का अधिकार मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 19 का जो है क्लोज फर्स्ट का डी में मैंने बताया था कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन भारत क्षेत्र के अंदर, भारत में ही क्या हो सकता है, अपने एरिया क्षेत्र के भीतर, लेकिन विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 से यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे तमाम तरह की बातें और भी विस्तार लगातार होती जा रही है, किसके बारे में, आर्टिकल 21 को लेकर। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि ये जो आर्टिकल 21 जो है हमारे लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे लिए आर्टिकल 21 मानिए तो लगभग फंडामेंटल राइट का होने का असली मतलब जो है ना आर्टिकल 21 ही समझाता है। और समय समय पे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ही, वो क्या कर रहा है, इसके डायमेंशंस को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो कि हम सब के हितों के लिए वो लगातार वहां पे
बैठा हुआ है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए यहाँ पे लगातार हमारे साथ हो रहे हैं, जो भी अन्याय है उसको दूर करने के लिए बार बार जो है ना आर्टिकल 21 में क्या कर रहे हैं, वो विस्तार करते जा रहे हैं। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि ये आर्टिकल जो है कितना महत्वपूर्ण जो है हम सबके लिए है। ठीक है, तो यही बातें थी आज आर्टिकल 21 में। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल को लेकर जो है ना बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।